चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, मन में ही गा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार। हेलो 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 सिग्नल हुआ के निकली। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है जी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तनिष्क, वेरी गुड इवनिंग वंश, वेरी गुड इवनिंग शिवम, वेरी गुड इवनिंग प्रखर, वेरी गुड इवनिंग अंबिका, वेरी गुड इवनिंग प्रशांत, वेरी गुड इवनिंग मधु। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है? चलो एक काम करेंगे, सारे बच्चे ऐसे करेंगे, पहले ऐसे सीधे होके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे होके बैठ भाई, लेटना नहीं है। हेलो ओए ओए हेलो, सीधे बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ, एकदम ऐसे बिल्कुल सीधे होके, बिल्कुल सीधे होके बैठना। सुनता नहीं क्या? मतलब कमर कमर में कोई दिक्कत है क्या? एक बार सारे बच्चे सीधे होके बैठेंगे बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा स्माइल करेंगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और स्माइल करते रहेंगे। और ये ओ माय गॉड चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। सर पेपर की टेंशन है बहुत ज्यादा, क्या करें? क्या करोगे टेंशन लेके? टेंशन ही तो नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाना है। वो भी सुना नहीं, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है,
पेपर हमारे आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया जी, मैं एकदम मस्त मौज बहार, सब कुछ बढ़िया है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। और फाइनली 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 आज हमारी टोटल इनकम के क्वेश्चन की लास्ट क्लास है। ठीक है, आज हम फिर टोटल इनकम के 2 क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग की नसें खोल देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। बाकी उसके बाद क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, आप क्वेश्चन की जितनी मर्जी ट्राई कर सकते हैं। इस बार मेरी तरफ से क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। मतलब बच्चे कहते हैं ना सर क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन की कमी है। अब तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि मेरी तरफ से क्वेश्चन की कमी नहीं है। आप जितनी मर्जी एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे, कल और परसों 2 दिन हम करेंगे इनकम टैक्स के छोटे मोटे चैप्टर, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शन हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब कोई भी अगर एक आधा चैप्टर छोटा मोटा होगा, उसके भी जो क्वेश्चंस होंगे ना, हम अगले 2 दिन में वो सोल्व करेंगे। और देन फिर फाइनली सैटरडे को हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, मतलब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। फिर संडे को हमारी जीएसटी की मैराथन है, संडे को हमारी जीएसटी की मैराथन होगी। सभी बच्चों ने वो लाइव अटेंड करनी है, और लाइव अटेंड करनी जरूरी है, मतलब जरूरी है। ठीक है ना, रिकॉर्डेड तो आपने बाद में, वो मेरे को नहीं पता वो, बट लाइव अटेंड करनी जरूरी है। ठीक है, फिर मंडे से हम क्या करेंगे? मंडे से हमारे जीएसटी के क्वेश्चन जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। हाँ, मतलब जो भी सेट ऑफ वाला चैप्टर भी हो गया, मतलब जो भी चैप्टर हो गया, उसको हम अगले 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने की। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो सर, खुद से टोटल इनकम वाले, वो तो वही तो खुद से ही तो प्रैक्टिस करनी है। और जहां जहां गलती हो रही है वहां वहां चेक करो गलती क्यों हो रही है, ताकि अगली बार वो गलती ना हो। और मैं बता दूं, जो हमारी संडे को जीएसटी की मैराथन होगी ना, उसमें 1 घंटा मैंने क्वेश्चन के लिए रखा हुआ है। मतलब अगर मान लो 8 घंटे की मैराथन है तो 7 घंटे हम पूरी रिवीजन करेंगे। ठीक है, और 1 घंटा फुल फ्लैज जो होगा, जैसे इनकम टैक्स में टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है, ऐसे जीएसटी में हम मास्टर क्वेश्चन करेंगे। और उस मास्टर क्वेश्चन करने के बाद वो पूरी की पूरी मैराथन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको जीएसटी बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ब्रेक मिलेगा जी, बिल्कुल ब्रेक मिलेगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। ऐसा करेंगे ब्रेक ही दे लेंगे, क्लास तो क्या ही लगानी है। ठीक है ना, मतलब पूरा ब्रेक ब्रेक कर लेंगे, क्लास तो फिर कभी होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से जी। अब जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन जी। आओ जी, एक बार सारे बच्चे अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं। देखो जी, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मिस्टर अमित है, मिस्टर अमित है, मिस्टर अमित है, एज उसकी 45 साल की है, इंडिया का वो रेजिडेंट है, और प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं निकालना क्या जी। तो उसने हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है मिस्टर अमित की अंडर नॉर्मल प्रोविजन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। लो जी, काम खत्म हो चुका है। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि हमें एक तो टोटल इनकम निकालनी है और एक टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, और जो भी टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है वो नॉर्मल प्रोविजन से निकालनी है, वो डिफॉल्ट प्रोविजन से नहीं निकालनी है। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ, अब अगर नॉर्मल प्रोविजन से निकालनी है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन नॉर्मल प्रोविजन वाला बनता है तो दिमाग में 2 चीजें आती हैं। दिमाग में 2 चीजें क्या आती हैं? एक तो नॉर्मल टैक्स निकालना पड़ेगा, और साथ में फिर हमें एएमटी भी देखना पड़ेगा। भाई जैसे उसने बोला नॉर्मल स्कीम, तो दिमाग में 2 बातें आई। 2 बातें क्या आई? एक तो नॉर्मल टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में हमें एएमटी भी देखना पड़ सकता है। बट एएमटी हर केस में नहीं देखना पड़ेगा। एएमटी हमें तब देखना पड़ेगा अगर मान लो क्वेश्चन में 35 एडी की डिडक्शन है, या 10AA की डिडक्शन है, या फिर चैप्टर 6 से हेडिंग सी की डिडक्शन है। अगर वो डिडक्शन है तब हमें एएमटी देखना पड़ेगा। अगर वो डिडक्शन नहीं है तो फिर नॉर्मल टैक्स निकालोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आ जाओ 1 बाय 1 क्या कहता है जी। तो देखो, सबसे पहला उसने क्या बोला है, पहला पॉइंट वो कहना चाह रहा है ही रिसीव रॉयल्टी, उसको रॉयल्टी मिल रही है। ही रिसीव रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से रॉयल्टी मिल रही है
फॉर ए बुक authored by him in the nature of artistic, the rate of royalty जो है as 18% of value of books and expenditure made for earning this royalty 40,000, the amount remitted to India till 30th September 2025 जो है वो 2,30,000 रुपए है। अब सारे के सारे बच्चे ना इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो, आपको ये पॉइंट अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार के क्वेश्चन में ये पॉइंट तुम्हें देखने को मिल सकता है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि जब मुझे रॉयल्टी मिल रही है ना, तो रॉयल्टी की इनकम मेरी अदर सोर्स की है। भाई रॉयल्टी की इनकम जो है मेरी अदर सोर्स की इनकम है, पहली बात तो ये। अब रॉयल्टी मिल कितनी रही है, 2,88,000 की मिल रही है, और रॉयल्टी को लेने के लिए मैंने खर्चा कितना किया है, 40,000। तो 288 में से 40,000 के अगर मैंने खर्चा किया है तो 288 माइनस 40,000, तो 2,40,000 जो है ये मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई। तो 2,48,000 जो है मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई जी। अच्छा, ये तो मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई, मेरी अदर सोर्स की इनकम में जुड़ जाएगी। बट याद करो मैंने कहा था इसकी आपको डिडक्शन भी मिलती है। अब डिडक्शन जो है ना, अगर आपको याद आ रहा हो, रॉयल्टी की डिडक्शन दो सेक्शन में है, एक तो 80 QQB में और एक 80 RRB में। अब 80 RRB में कौन सी है, वो पेटेंट वाली है। 80 QQB में कौन सी है, 80 QQB में जो हमारी है वो आपकी कॉपीराइट वाली है, आर्टिस्टिक बुक्स वाली है। तो ये जो डिडक्शन है वो 80 QQB की है। अब 80 QQB में डिडक्शन कितनी मिलती है, तो गवर्नमेंट कहती है 15% तक मिलती है। बट हां, अगर मान लो रॉयल्टी बाहर से कमा रहे हो तो मैक्सिमम जितना पैसा 30 सितंबर तक इंडिया में रेमिट हुआ होगा उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती। मतलब 15% मिलती है, बट जितना पैसा 30 सितंबर तक इंडिया में रेमिट हुआ होगा उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती, उससे कम जरूर मिल सकती है। मतलब अगर 15% मेरा 30 सितंबर तक जो अमाउंट ज्यादा, मतलब 30 सितंबर तक जो अमाउंट आया, अगर मेरा 15% उससे ज्यादा है तो जितना 30 सितंबर तक आया उतने की मिलेगी। और अगर मेरा 15% उससे कम है, मतलब जितना पैसा 30 सितंबर तक आया, अगर मेरा 15% उससे कम है, फिर जितना 15% होगा उतने की मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बताओ, अब यहां पे देखो 2,88,000 है। अब ये 2,88,000 जो है वो 18% है। अब अगर वो 18% है तो अगर मैं 15% निकाल लूंगा तो बताओ कितना होएगा जी। तो अगर मैं 15% निकालूंगा तो भगवान झूठ ना बुलवाए, 2,88,000 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, 2,40,000 हो गया जी। अब मेरा 15% जो है वो 2,40,000 आ रहा है। मेरा 15% जो है वो कितना आ रहा है, 2,40,000 आ रहा है। और 30 सितंबर तक रेमिट कितना हुआ है, 2,30,000 हुआ है। तो सारे बच्चे बोल दो, अब मेरे को 2,40 लेना है या 2,30 लेना है, तो 2,30 लेना है। हाँ, अगर मेरा 15% अगर 2,20 आ रहा होता फिर मैं 2,20 ले लेता, बट ये 2,40 आ रहा है, बट 30 सितंबर तक आया कितने, 2,30, तो 2,30 तक की मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अब 2,30 में से 40,000 रुपए के तो खर्चे हैं, तो 40,000 रुपए के खर्चे हैं, तो 80 QQB में जो मेरे को डिडक्शन मिलेगी वो 1,90,000 की मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी अदर सोर्स की इनकम में जुड़ेगा 2,48, और बट जब बाद में मुझे डिडक्शन जो मिलेगी वो 190 की मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना, ये पॉइंट तुम्हारे इस बार के एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये पॉइंट तुम्हारे इस बार के एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, तो ये पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, इसमें तुम गलती मत करके आना। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, मेरी अदर सोर्स की इनकम कितनी बनेगी, जितनी मेरे को टोटल रॉयल्टी मिली है। 15% की लिमिट वहां पे नहीं है, 15% की लिमिट जो है वो डिडक्शन में लिमिट है। मैं दोबारा बोलूंगा, 15% की लिमिट जो है वो डिडक्शन में लिमिट है, वो अदर सोर्स की इनकम में लिमिट नहीं है। तो अदर सोर्स में क्या आएगा, जितनी रॉयल्टी मिलेगी उसमें से खर्चे माइनस कर दो, बैलेंस जो होगा वो अदर सोर्स की इनकम है। तो 288 में से 40,000 माइनस कर दोगे तो 248 आ गया, 248 मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई। फिर बात करेंगे डिडक्शन की। डिडक्शन 288 अगर 18% है तो 15 कितना आएगा, तो मेरे को 2,40 तक की मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, 30 सितंबर तक रेमिट कितना हुआ है, 2,30, तो 2,30 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती। तो 2,30 में से 40 के खर्चे हैं तो वो हटा दो, तो 190 की मेरे को डिडक्शन मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। नहीं आई तो वीडियो पीछे करके स्लो स्पीड के अंदर एक दो बार सुन लोगे तो आपको बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट है कि 2,48,000 अदर सोर्स की इनकम में जोड़ेंगे और 1,90,000 के मेरे को डिडक्शन मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब सेकेंड पॉइंट ना थोड़ा सा खतरनाक है।
और रेगुलर बैच वाले बच्चों को मेरे ख्याल से याद होगा नहीं, वैसे ये पॉइंट याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं क्या कह रहा हूं, जितने बच्चे भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, जितने बच्चे भी इस टाइम यहाँ पे हैं, 350 400 बच्चा जो भी लाइव आता है, वो बहुत कुछ पाके जाएंगे। मैं दिल से कह रहा हूँ वो बहुत कुछ पाके जाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, अगर तुम्हें वो पॉइंट याद नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे बैठा हूं, तुम्हें याद करवा दूंगा। अब पॉइंट नंबर 2 चेक करो। पॉइंट नंबर 2 क्या है? वो कह रहे हैं ही ओन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन SEZ एंड विच हैड कमेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग है 200 लाख है, जिसमें 140 लाख रुपए की एक्सपोर्ट टर्नओवर है, विच हैज बीन रिसीव इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑनर बिफोर 30 सितंबर, और प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री से 20 लाख रुपए की है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ ना कहूं तो इसमें तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर अपना कमेंस किया 21-22 में, तो कमेंस अगर 21-22 में किया है, तो अगर 21-22 में किया तो 25-26 में हमें निकालना है, असेसमेंट ये 25-26 में निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 लाख के प्रॉफिट हैं, तो 20 लाख के प्रॉफिट टोटल 200 लाख की टर्नओवर पे हैं, तो 140 लाख की टर्नओवर पे कितने हैं, तो जो वो आएंगे तो वो 10AA में आ जाएगा। तुम नॉर्मली ये बात करोगे कि 100% की डिडक्शन मिल जाएगी, बट 10AA में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान देना जी। 10AA में ये पॉइंट है, अगर आपने कोई बिजनेस ऑपरेशन कमेंस किया 31 मार्च 2020 के बाद, अगर आपने कोई बिजनेस ऑपरेशन कमेंस किया 31 मार्च 2020 के बाद, तो आपको 10AA का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। ये पॉइंट अभी लिख लो कहीं पे जी, ये पॉइंट अभी लिख लो कहीं पे अभी के अभी जी। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने 31 मार्च 2020 के बाद अगर आपने कोई बिजनेस ऑपरेशन कमेंस की है, तो 10AA की डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे उसने बिजनेस ऑपरेशन जो कमेंस किया वो 21-22 में किया है, तो 21-22 में किया है, तो 21-22 में तो 10AA है ही नहीं, 21-22 में तो 10AA का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इट मींस ये पॉइंट हमारे पूरा किसी काम का नहीं है। बस हमें 20 लाख रुपए की इनकम दिखानी है। हाँ, इनकम तो टैक्सेबल होगी, बट 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर एक बार दोबारा से लिखो, पहले वो क्या कहते हैं उसको, स्टिकी नोट्स कहते हैं ना, स्टिकी नोट्स, तो जो तुम अपने रूम पे चिपकाते हो, तो ये पॉइंट लिख लेना। अगर बिजनेस ऑपरेशन कमेंस किए हैं 31 मार्च 2020 के बाद, तो 10AA की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। मतलब अगर मेरे बिजनेस ऑपरेशन कमेंस हुए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मेरे बिजनेस ऑपरेशन कमेंस हुए हैं 31 मार्च 20 से पहले, तो 10AA का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, कमेंस हुए 21-22 में, तो अगर ये 21-22 में कमेंस हुए ना, तो 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो अच्छा एक बात बताओ, बेनिफिट ना मिलने का मतलब क्या है, कि जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल भी नहीं होंगे, या प्रॉफिट तो टैक्सेबल होंगे? मतलब जो 20 लाख रुपए के प्रॉफिट हैं, क्या वो प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होंगे या प्रॉफिट टैक्सेबल होंगे? प्रॉफिट तो टैक्सेबल होंगे ना भाई, प्रॉफिट तो टैक्सेबल होंगे, बट 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो टैक्सेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो 20 लाख रुपए के प्रॉफिट आपको दिखाने हैं, बट 10AA की जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना। ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ अब ये बेनिफिट नहीं मिलता जी, अब ये बेनिफिट जो है 10AA का नहीं मिलता है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका ऑपरेशन जो कमेंस हुआ था 31 मार्च 2020 तक हुआ था जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आऊं। तो ये पॉइंट हो गया जी, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे निकल के आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी, तीसरा पॉइंट आओ, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे ही वॉज होल्डिंग। अच्छा यहां भी तुम गलती करोगे, भाई साहब, वाकई ना ये क्वेश्चन सर मैं बता रहा हूं सर, ये क्वेश्चन तुम्हें इतनी नॉलेज देके जाते हैं ना, इतनी नॉलेज देके जाते हैं, और यही तुम्हारे पेपर में गलतियां होती हैं जो तुम्हारी अब सुधरेंगी। अब सोच के बताओ, अगर ये पॉइंट दोबारा तुम्हें पेपर में बन गया तो क्या तुम भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। ये दोबारा पेपर के अंदर बन गया, क्या भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। तो अब तीसरा पॉइंट उससे भी खतरनाक है। तीसरा पॉइंट पढ़ना, तीसरा पॉइंट, पर बोथ रीजन में नहीं मिलेगी। अरे मेरे नालायक बच्चे, डिफॉल्ट में तो पहले ही नहीं मिलती थी। डिफॉल्ट में तो अगर तुम्हारा बिजनेस ऑपरेशन कमेंस हुआ 31 मार्च 20 से पहले, तो वो पहले ही नहीं मिलती थी।
डिफॉल्ट में तो पहले ही नहीं थी, मिलती सिर्फ नॉर्मल के अंदर थी। अब जब नॉर्मल के अंदर मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी अगर 31 मार्च 20 के बाद ऑपरेशन कमेंस किया। अब यहां पे देखो जी, वो कह रहे ही वॉज होल्डिंग 30% इक्विटी शेयर इन टीएसपी प्राइवेट लिमिटेड। अब कितने शेयर होल्ड कर रहा है? 30%। एन इंडियन कंपनी अलॉटेड शेयर टू शेयर होल्डर ऑन 1 अक्टूबर 2020। वो कह रहा था पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच विच वर इशूड एट ए प्रीमियम 30 ईच। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर में 30% इक्विटी शेयर मैंने होल्ड कर रखे हैं, तो 2 लाख का 30 कितने होल्ड कर रखे हैं? 60,000 शेयर मैंने होल्ड कर रखे हैं। 60,000 शेयर मैंने होल्ड कर रखे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। इशूड एट प्रीमियम 30 रुपए ईच, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 रुपए का हो गया। 30 और 10 कितने का हो गया? 40 रुपए का हो गया। 60,000 मेरे पास शेयर है और 40 रुपए का पर शेयर है, 10 रुपए का नॉर्मल और 30 रुपए प्रीमियम है, तो 40 रुपए का शेयर हो गया। यहां तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर अब वो कह रहे हैं, ध्यान से बढ़ना, कह रहे ही सोल्ड ऑल दीज शेयर ऑन 30 अप्रैल 2024। पहले तो मेरे को सारे बच्चे बता दो, 30 अप्रैल 2024 को बेचा, तो 30 अप्रैल 24 का मतलब 23 जुलाई 24 से पहले बेचा। अब 23 जुलाई 24 से पहले बेचा तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्सेशन वाला पॉइंट यहां पे देखना पड़ सकता है, बट आगे ध्यान से पढ़ो। वो कह रहे हैं ही सोल्ड ऑल दिस शेयर 30 अप्रैल 2024 फॉर 60 पर शेयर। इक्विटी शेयर ऑफ टीएसपी प्राइवेट लिमिटेड आर लिस्टेड ऑन ए एनएससी। ये शेयर लिस्टेड है। अब अगर लिस्टेड है एंड अमित हैड पेड एसटीडी एट बोथ द टाइम एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। बताओ, अमित ने एसटीडी दोनों टाइम पर पे किया। अब अगर अमित ने एसटीडी दोनों टाइम पर पे किया है तो भाई साहब कैपिटल गेन 112A वाले आ गए। अब अगर कैपिटल गेन 112A वाले आ गए तो 112A वाले में तो तुम पहले ही जानते हो, 112A वाले में तो पहले भी इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं था। 112A वाले में एक बार नोटबुक खोल लो, क्लास वाली नोटबुक खोल लो, 112A में तो पहले भी तुम्हें इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं था। तो इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा 23 जुलाई 24 से पहले हो या 23 जुलाई 24 के बाद हो, बट हाँ फर्क पड़ेगा, टैक्स रेट में फर्क पड़ेगा। टैक्स रेट में क्या फर्क पड़ेगा? 23 जुलाई 24 से पहले अगर ट्रांसफर है तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती थी 1,25,000 एग्जाम्प्ट है और 1,25,000 के बाद टैक्सेबल है 10%। और अगर 23 जुलाई 24 है उसके बाद ट्रांसफर है तो 125 एग्जाम्प्ट है और टैक्सेबल है 12.5% से। तो फर्क ये पड़ेगा, इंडेक्सेशन तो पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। फर्क जो है वो टैक्स रेट का पड़ेगा, पहले 10% रेट था अब 12.5% रेट है। तो इस केस में जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 10% वाला होगा, 12.5% वाला नहीं होगा। और एग्जाम्पशन जो मिलेगी वो 1,25,000 की मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, फिर अब उसने बोला एफएमवी जो है 31 मार्च 18 की 50 रुपए पर शेयर है। मेरे को एक बार बताना इस केस में क्या होगा जी। मैं तुम्हारी गलती पकड़ूंगा, मैं ना तुम्हारी गलती पकड़ूंगा, मैं देखता हूं तुम उसमें क्या गलती करते हो, क्योंकि जब तुम गलती करोगे ना तो गलती सुधारने का मजा आएगा मुझे। देखो सारे बच्चे देखो, सेल प्राइस मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेल प्राइस मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेल प्राइस 60,000 शेयर है, 60 रुपए पर शेयर है, तो 36 लाख रुपए सेल प्राइस हो गया जी। मेरे को सिर्फ तुम कॉस्ट बता दो, कॉस्ट कितनी है। मेरे को सारे बच्चे इसकी कॉस्ट निकाल के बता दो, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। मैं कॉस्ट कितनी मानूंगा, अगर आप मेरे को कॉस्ट बता दोगे ना मेरा सारा काम बन जाएगा जी। मेरे को कॉस्ट बताओ, 60,000 शेयर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, बस ये बताओ कॉस्ट कितनी मानी जाएगी जी। अभिषेक बोल रहा है 50 रुपए। लो जी, एक ने काम ही खत्म कर दिया, कह रहा कुछ कॉस्ट ही नहीं बनेगी। नो जी नालायक, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। प्रशांत भी 50 रुपए जी, 50 रुपए 50 रुपए 50। अच्छा बहुत यार, एक बात है वैसे यार, एक बात है यार, कमाल हो तुम। मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई मतलब तुम्हें याद होगा। अच्छा एक बार बताना तुमने कैसे निकाली है कॉस्ट, बोलो 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 बोलो, तो बताओ तुमने कैसे निकाली है कॉस्ट, कैसे निकाली है। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कॉस्ट कैसे निकाली है। अरे बच्चा कह रहा है सर कॉस्ट निकालने का तरीका था ना हायर ऑफ ए एंड बी, तो ए का मतलब होता था एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 40। फिर बी का मतलब होता था लोअर ऑफ 1 एंड 2, लोअर का मतलब सेल प्राइस 60 रुपए, और 31 जनवरी 18 की एफएमबी 50 रुपए, इनमें से लेस 50 रुपए, इनमें से हायर 50 रुपए। तो गाबा सर 50 रुपए कॉस्ट बन गई।
मेरा बाबू, हाँ मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिप, आजा मेरा बच्चा, मेरा नारंगी कलर का बच्चा, मैं आजा मेरे बच्चे। नलायकों, उसने शेयर खरीदे हैं, उसको शेयर मिले हैं 1 अक्टूबर 20 को, मतलब खरीदे उसने 20 में है, और तुम 31 जनवरी 18 की उसकी एफएम ले रहे हो। अबे वो केस तब लगता था अगर तुमने शेयर 1/4/18 से पहले खरीदे हैं और 1/4/18 के बाद बेचे हैं। एक बार वो नोट्स खोलना 112 वाले, एक बार वो 112 वाले नोट्स खोलो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार नोट्स खोलो, 112 वाले नोट्स खोलो, एक बार 112 वाले नोट्स खोलो। 112 वाले नोट्स क्या हैं, उसमें क्या लिखा है, कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि आपने शेयर खरीदे पहले हो और बेचे आपने 1/4/18 के बाद हो। अब उसमें बेच, यहां पे एक बात बताओ, यहां पे अपने 1 अक्टूबर 20 को शेयर तुम्हें अलॉट हुए हैं, तो भाई 18 से पहले के शेयर थोड़े हैं। मतलब शेयर मिले 20 में और तुम एफएमवी ले रहे 31 जनवरी 18 की। बच्चा कह रहा हम नहीं देखते, हम ले लेते हैं, हमने 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 रट रखा है हायर ऑफ ए एंड बी। ए का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, बी का मतलब लोअर ऑफ सेल प्राइस एंड एफएमबी। फिर लोअर आया 50, 50 और 40 हायर आया 50। हम नहीं देखते उसने कब अलॉट हुए कब नहीं हुए। 20 में अलॉट हुए, एफएमबी तुम 18 18 की, ठीक है ना, 20 में अलॉट हुए, एफएमबी तुम ले रहे 18 की। अब नालायक को 20 में अलॉट हुए तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल कॉस्ट लेंगे ना। वो कॉन्सेप्ट तब था जब पहले का बाद में बेचो, उसके बाद तो नॉर्मल कॉस्ट लेके चलो। तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, 40 रुपए कॉस्ट है नॉर्मल, 40 रुपए नॉर्मल कॉस्ट बनेगी जी। तो यहाँ पे 24 लाख रुपए की तुम्हारा कॉस्ट बनेगी, तो कैपिटल गेन जो आएगा वो 12 लाख रुपए तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा जी। तो 12 लाख रुपए तुम्हारा कैपिटल गेन निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, 3 पॉइंट तीनों के तीनों एक से बढ़ के एक, 3 पॉइंट तीनों के तीनों एक से बढ़ के एक हैं। उसके सबसे पहला 80 QQB वाला पॉइंट भी बढ़िया था, 10AA वाला पॉइंट भी बढ़िया था, कुछ नया सीखने को मिला, और इस पॉइंट के अंदर भी कुछ नया सीखने को मिला। तीनों पॉइंट में कुछ नया सीखने को मिला, अच्छी बात है। पेपर से पहले मिला ताकि पेपर में गलती नहीं होगी, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पेपर में आने में थोड़ा सा टाइम बचा है, हम सीख रहे हैं अभी भी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन। तो ये 3 पॉइंट हमारे यहां पे हो चुके हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं दोबारा बोल देता हूं, यहां पे 2020 की बात हो रही है, तो 2020 को जब अलॉट हुआ उस केस में वो फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाना, वो फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि यहां पर 20 की बात हो रही है, तो इस केस में वो फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब रिसीव हो रहा है 30,000 पे सेविंग बैंक डिपॉजिट। अब ये सेविंग बैंक डिपॉजिट है तो अदर सोर्स की इनकम है, इसको अदर सोर्स की इनकम में दिखा देना। और सेविंग बैंक डिपॉजिट है तो बाद में 80 TTA की तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 80 TTA के अंदर तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो कहना चाह रहा है ही ऑक्यूपाई, ध्यान से पढ़ना। सर आपसे गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं भी रट्टे मार के आता हूं ना, मैंने 11 साल से रट्टे ही मार रहा हूं, 11 साल हो गए पेपर को पढ़ाते हो, और हमसे भी गलतियां होती हैं यार। कहीं तुमने देखा नहीं, तुम तो कितनी गलतियां पकड़ते हो मेरी। इतनी बात हो तुमने मेरी गलती पकड़ी, अरे गाबा सर तुम्हारा 1 नंबर कट गया, अरे गाबे तेरे 2 नंबर कट, इतनी बात हो तुम भी मेरे नंबर काटते हो यार। ऐसे मत बोलो यार, तुम आधी बार तो मेरे नंबर काटते रहते हो। उसके बाद एक और फिर ये तो हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है, बच्चा कह रहा है 40 रुपए कैसे है? अरे नालायक बच्चे, 10 रुपए ये, 30 रुपए का प्रीमियम, 10 और 30 40 हो गया। अब अगले पॉइंट पर आओ। ही ऑक्यूपाइड ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर फॉर रेजिडेंशियल यूज एट द एनुअल रेंट जो है 2,28,000 रुपए। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 60,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, बोथ फ्लोर आर इक्वल साइज। याद है ये पॉइंट हमने कल भी कहीं पढ़ा था? याद है ये पॉइंट हमने कल भी कहीं पढ़ा था? सारे बच्चे बोलो, याद है ये पॉइंट हमने कल भी कहीं पढ़ा था? सर 80 TTA नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट में मिलता, तो ये क्या है? हेलो, रह गया स्यापा। कौन कह रहा था मुझसे गलती नहीं होती? भाई बुलाओ उसको, बुलाओ। कौन कह रहा था मुझसे गलती नहीं होती जी? जल्दी बोलो। कौन कह रहा था मुझसे गलती नहीं होती है?
बट ये इंटरेस्ट ही होएगा यार। सेविंग रिसीव 30,000 है सेविंग बैंक डिपॉजिट। हाँ तो इंटरेस्ट ही तो है यार, ये इंटरेस्ट ही तो है। आपको सेविंग बैंक डिपॉजिट से रिसीव हो रहे हैं, तो सेविंग बैंक डिपॉजिट से क्या रिसीव हो रहा होगा? इंटरेस्ट ही तो होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इंटरेस्ट ही है जी। सेविंग बैंक डिपॉजिट से 30,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो सेविंग बैंक डिपॉजिट पे क्या मिलता है? अबे नालायक कहेंगे, कहाँ है मेरी गधा, कहाँ है? मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक मिनट रुको, आज तीनों मारूंगा इसके, कहाँ है? तीनों मारूंगा इसके, त्रिशूल भी मारूंगा इसके। कहाँ है बच्चा, कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है? एक तो इसके मारूंगा त्रिशूल, एक तो इसके मारूंगा तीर कमान। एक मिनट रुको। हाँ, सेविंग बैंक डिपॉजिट से क्या मिलता है? सेविंग बैंक डिपॉजिट पे क्या मिलता है? एक मिनट रुक जाता हूँ बेटे। सेविंग बैंक डिपॉजिट पे क्या मिलेगा बता। ठीक है, सेविंग बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। हाँ, नजर लगा दी बैठे बैठे, बताओ मुझे। हद होगी, आ जाओ फटाफट से आओ। तो अगले पॉइंट पर आओ। अच्छा, ये हाउस प्रॉपर्टी है, याद है ये वाला पॉइंट हमने पहले कहीं पढ़ा था जी। ये वाला पॉइंट हमने, सर वो एक और बच्चा आ गया कह रहा 80 टीटीए सीनियर सिटीजन को मिलता है। बेटे अगर तुम मेरे सामने होते ना, कसम लगे भगवान की, मैं तीर तुम्हें सही से मार देता। बेटे वो 80 टीटीबी है। ले कह रहा 80 टीटीए। एक और आ गया, कौन है ये? शुभजीत कह रहा माय लॉर्ड 80 टीटीए सेविंग पे मिलता ही नहीं है माय लॉर्ड, वो सीनियर सिटीजन मिलता है। अरे मेरे जज के अंकल के ताऊ, वो 80 टीटीबी है, 80 टीटीए सेविंग पर ही मिलता है। एक से एक तबाही बैठे मेरे सामने। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो है, ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, याद है? कल वाली क्लास के अंदर ही पढ़ा हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, जिसमें मैंने कहा था 2 फ्लोर हैं, दोनों इक्वल साइज के हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है। तो लेट आउट वाले का अलग निकाल दो और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट हमें दिया नहीं हुआ। म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड में से माइनस होता नहीं है, तो काम खत्म हो गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब अगर है ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 39,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सन। तो सन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। उसके बाद हु इज नॉट डिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिपेंडेंट हो या ना हो, बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे, बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे। फिर वगैरह 48,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ डिपेंडेंट फादर। ना 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 ना, LIC वाले केस में फादर नहीं आते। LIC वाले केस में मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस। फादर यहां पे कवर ही नहीं है। इट मींस अगर मैं अपने फादर की LIC करा रहा हूं, उसका मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, 80C की डिडक्शन मुझे क्लेम नहीं कर सकता। फादर वाले केस में 80C का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, तो ये 48,000 मुझे नहीं मिलेगा, 39,000 मिलेगा जी। उसके बाद ही पेड ट्यूशन फीस, याद है ट्यूशन फीस 80C में, बट ट्यूशन फीस 2 बच्चों के अलाउड होती है। ट्यूशन फीस जो है वो 2 बच्चों के अलाउड होती है। तो ट्यूशन फीस 42,000 रुपए 3 बच्चों की है, हर बच्चे की 14,000 रुपए है। तो मेरे को 2 बच्चों की अलाउड होनी है, तो 14,000 मल्टीप्लाई 2, तो 28,000 रुपए की ट्यूशन फीस जो है मुझे 80C में अलाउड हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं, देखो सारा कुछ मैंने समझा दिया ना, अब एक बार अपने आप ना मेरे को सारे बच्चे की टोटल इनकम निकाल के बताओ। ये लो, पहले इतना हिस्सा देख लो, पहले सारे बच्चे इतना हिस्सा देख लो, और मेरे को टोटल इनकम, अब गलती मत कर देना, अब तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया है, अब तो तुम्हें बस सोल्व करना है, ठीक है ना? अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है। तो भूल के भी अब तुम गलती मत कर देना। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये तुम्हारा क्लियर कर दूं, और तुम सारे के सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे टोटल इनकम बताओगे अभी, ठीक है? इसकी टोटल इनकम मुझे बताओगे अभी सारे के सारे बच्चे, क्योंकि सोल्व तो मैंने तुम्हें करवा ही दिया। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। ये लो जी, यहां से लेके यहां तक देख लो सारा। हाँ तो पॉलिसी डेटा अगर नहीं दी तो कोई बात नहीं जी, हम लेटेस्ट वाली पॉलिसी मानेंगे। चलो फटाफट से टोटल इनकम बताओ, पहले यहां तक करो, फिर अगला पेज दिखाऊंगा और देखता हूं तुम सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। बताने के बाद भी तुम सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
जल्दी। पहले इतना तो कर लो, नीचे करो, नीचे करो, ये लो। तो जीएसटी की मैराथन होगी ना, मेरी अल्टीमेट वाले चैनल पे लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं अपने वीजी स्टडी हब वाले चैनल पे डाल दूंगा जी। ठीक है, जैसे ही वहां पे खत्म होगी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो लाइव सारे के सारे बच्चे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगा जी। और अपने दोस्तों को भी लेके आना, सारे के सारे बच्चे। और ये मत पूछना हमारे लिए है या नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। 4 चैप्टर कराने हैं और चारों के चारों तबाही चैप्टर हैं, कम से कम 25 नंबर के 4 चैप्टर हैं जी। आईटीसी, वैल्यूएशन, कॉम्पोजिशन लेवी, पेमेंट वाला चैप्टर। फर्स्ट पेज हो गया जी। टोटल इनकम पूछी है मैंने टोटल इनकम पूछी है, ये लो। 10 बजे लाइव होगी जी, 10 बजे। दस से शाम को 6 बजे तक टाइमिंग है, 10 से 6। हाँ, जो कैट वैट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बुला लाना, कोई बात नहीं, जीएसटी पढ़ लेंगे उस दिन। 33,49,600, 33,49,600, 33,49,600। लो जी, एक टोटल इनकम मेरे पास आ रही है, टोटल इनकम आ रही है 33,49,600। चलो, एक आंसर तो आ गया जी। एक है 33,77,600, एक आंसर ये आ रहा है जी। 33,35,65,600, 35,65,600, 3 आंसर आ गए। वैसे खत्म, कमाल की बात है यार। यार हद है यार, कसम से भगवान की, मतलब मैं इतना दिमाग खराब हो रहा है ना यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है। तुम तो भाई देखने के बाद भी सही नहीं कर रहे यार, मैं क्या करूं तुम्हारा यार। हर्षित, ओए बार बार मैसेज मत कर, तेरा गलत आंसर है हर्षित। ओए नालायक यार, तुमसे तो भाई एक बात बताओ यार, तुमसे तो कैलकुलेशन भी नहीं हो रही यार। करेक्ट आंसर सुनो, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 33,49,600, ये करेक्ट आंसर है भाई, ये करेक्ट आंसर है 33,49,600। बिल्कुल ही नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं यार, हद होगी बिल्कुल ही यार। गुस्सा चढ़ाने वाला काम कर रहे हो कसम से यार तुम यार। इधर देखो ध्यान से, आंसर आया कैसे है, सारे बच्चे एक बार चेक करो यहाँ पे। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी वाला देखो, हाउस प्रॉपर्टी वाला पहले है ना हमारा, हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी में 2,28,000 रुपए का रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे, 30,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स था, ये देखो 30,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है। तो अब ये 60,000 रुपए का ना, तो एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला माइनस होगा नहीं, लेट आउट वाला माइनस होगा, तो 30,000 रुपए का अपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया। फिर आपकी 1,98,000 जो है वो एनएवी आ गई, 30% की डिडक्शन माइनस करोगे तो 1,38,600 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। 1,38,600 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। फिर 20 लाख रुपए तुम्हारी SEZ वाली इनकम है, ये वाली, ये 20 लाख रुपए की तुम्हारी SEZ वाली इनकम है, ठीक है ना, ये वाली 20 लाख की इनकम आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट में चेक करो, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की तुमने 12 लाख रुपए की इनकम निकाली है, 36 लाख में से 24 लाख माइनस कर दिया, 12 लाख रुपए की इनकम आ गई। उसके बाद फिर तुमने अदर सोर्स में इनकम निकाली थी। अब अदर सोर्स में कितनी इनकम निकाली है? 2,88,000 की रॉयल्टी थी, 40,000 रुपए का एक्सपेंडिचर था, तो 2,48,000 तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट आ रहा है जी। अब इंटरेस्ट कौन सा आ रहा है? सेविंग से 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब बताओ, ये टोटल आ गया 36,16,600 रुपए की
ग्रोस टोटल इनकम आ गई। फिर माइनस करोगे डिडक्शन। अब डिडक्शन देखो कितनी है, ट्यूशन फीस 2 बच्चों की 28,000 रुपए की 80C में। फिर LIC प्रीमियम जो मेरे बच्चे का है 39,000 रुपए, ये माइनस कर दिया 80C में। उसके बाद फिर 80QQB की डिडक्शन 1,90,000 रुपए, 80QQB की डिडक्शन जो होगी 1,90,000 रुपए। फिर 10,000 रुपए डिडक्शन जो मिलेगी सेविंग के इंटरेस्ट की मिलेगी 80 TTA की। अब बताओ अब क्या तुम्हें दिक्कत आ रही है भाई? तुम्हें तो सोल्व करवाने के बाद भी तुम नहीं कर पा रहे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या करोगे यार, अगर तुम सोल्व करवाने के बाद भी नहीं कर पा रहे यार। अभी मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करवाया, सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करवाया है, सारा क्वेश्चन अभी सोल्व करवाया तुम्हें मैंने, उसके बाद भी तुम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। 33,49,600 ये तुम्हारी टोटल इनकम निकल के आ रही है। अब इस पर टैक्स निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी करो। अब टैक्स निकालने में गलती मत कर देना, इस पे टैक्स निकाल के बताओ मेरे को फटाफट से। सारे बच्चे इस पे टैक्स निकाल के बताओ फटाफट से, टैक्स निकालने में गलती मत कर देना। 80QQB है 1,90,000। 80QQB है 1,90,000। अभी मैंने समझाया 190 कैसे आया, जो बच्चे लेट आए एक बार पीछे करके देख लो जी। 80QQB है 1,90,000 और मैंने 190 कैसे आया समझाया था। कैपिटल गेन 12 लाख रुपए है, 36 लाख रुपए सेल प्राइस, 24 लाख रुपए कॉस्ट है। अरुण जो 20,000 बचा वो तो टैक्सेबल हो गया ना, 20,000 तो अदर सोर्स की इनकम हो गई, वो टैक्सेबल हो गया। टैक्स बताओ टैक्स कितना आ रहा है, जल्दी बोलो इस पे टैक्स कितना आ रहा है, फटाफट से बोलो टैक्स कितना आ रहा है टैक्स। यार इधर आओ यार, इधर आओ इधर आओ इधर आओ यार, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, नहीं मेरे पास आओ, इधर आओ। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता मेरे ऊपर, नहीं बिल्कुल तरस नहीं आता, मतलब थोड़ा ही तरस खा लो मेरे ऊपर यार। पता मतलब मैं तुम्हारे चक्कर में ना मेरा घर में बिहेवियर चेंज हो गया। मैं 2.5 साल की निर्वी को कह रहा हूं तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आता निर्वी, वो कह रही मुझे क्यों गुस्से हो रहे हो भाई, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैं कौन सा भी कोर्स कर रही हूँ कोई, मैं तो 2.5 साल की, मुझे तो पता नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा है। अरे नालायकों, इसमें से तुम्हारी 12 लाख रुपए की इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की इनकम है, उसमें से 1,25,000 रुपए की इनकम एग्जम्प्ट करोगे, 10,75,000 रुपए जो होगा उसका 10% होगा, तो 1,07,500 का ये टैक्स आएगा। फिर 12 लाख रुपए की इसमें इसे इनकम माइनस करने के बाद फिर जो बचेगा उस पर स्लैब रेट लगाओगे। अब मेरे को सही आंसर देने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को सही आंसर देने की जरूरत नहीं है, लाइक कहीं के 12 लाख इसमें से माइनस किया, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% प्लस में 1,12,500, ये हो गया 4,57,380 प्लस में 1,07,500, 5,64,880 प्लस में 4% सेस करूंगा, तो ये आंसर आएगा जी 5,87,480, ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ही नालायक बच्चे भाई साहब मेरे तो जिम में पड़ गए, सारे नालायक बच्चे मेरे जिम में पड़ गए भाई। कैसे रिजल्ट आएगा यार, कैसे रिजल्ट आएगा, बड़ी टेंशन वाली बात है। डन। अब तुम सही निकाल के क्या कर रहे हो, अब तो मैंने निकाल ही दिया, पहले तुम्हें मौका दिया था इतना बढ़िया, ना तुमने इनकम सही निकाली ना तुमने टैक्स सही निकाला। ठीक है चलो जी, तो यहां तक क्लियर है। अब जाके हमारा एक क्वेश्चन हो गया जी, हाँ सरचार्ज लगा दो, 36 लाख की इनकम पे सरचार्ज लगाएगा बच्चा नीरज, इनकम 36 लाख है, ये कह रहा 36 लाख पे सरचार्ज लगा दो, नया कॉन्सेप्ट आया कल मार्केट में, 36 लाख की इनकम पे भी सरचार्ज लगेगा। अबे नालायक 50 लाख के बाद लगता है सरचार्ज, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तब सरचार्ज लगता है, 36 लाख की इनकम पे कहां से सरचार्ज लगेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। ये लो जी, ये लो जी। अभी अगला क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ, एएमटी भी निकलेगा भाई इसमें, तो मैं देखो भूल गया ना, तुम्हारे चक्कर में मेरा काम हो गया। इसमें एएमटी भी निकलेगा। तुम्हारी इनकम थी 33,49,600 तुम्हारी इनकम थी ना, इसमें 80 QQB की डिडक्शन जोड़ दो, क्योंकि 80 QQB की जो डिडक्शन है वो चैप्टर 6 से हेडिंग सी के अंदर आती है। 80 QQB हो गया, 80 RRB हो गया, तो इसमें 1,90,000 रुपए की वो डिडक्शन जोड़ दो। अगर मैं 1,90,000 रुपए की डिडक्शन जोड़ दूंगा 33,49,600 प्लस में 1,90,000, तो ये बनेगा 35,39,600। ठीक है, इसमें 18.5% लगाओगे जी एएमटी, तो इसका 18.5% आएगा, ये आ गया जी 6,54,000, 6,54,826 प्लस में 4%, तो प्लस में 4% करोगे तो यहाँ पे आ गया 6,81,020, तो 6,81,020 आ गया जी। अब आपका नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा था जी? नॉर्मल टैक्स मेरे ख्याल से आपने निकाला था 5,87,480। अब बताओ नॉर्मल ज्यादा है एएमटी ज्यादा है? एएमटी ज्यादा है तो एएमटी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एएमटी का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो एएमटी पे करेंगे। अब एएमटी पे करने के बाद मुझे मिलेगा क्रेडिट, तो 6,81,020 माइनस में 5,87,480, तो ये हो गया 93,540 का मुझे मिलेगा एएमटी क्रेडिट जी। ये मुझे मिलेगा एएमटी क्रेडिट जी। डन। थैंक यू श्रुति, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो लॉक कर दें इसको, ठीक है जी। इतने का मुझे एएमटी क्रेडिट मिलेगा जी। ट्यूशन फीस 3 बच्चों के 2 की डिडक्शन मिल गई, तो एक की फीस नहीं टैक्सेबल क्यों होगी? नालायक, फीस है वो, फीस थोड़ा टैक्सेबल होती है, फीस तो खर्चा होता है। अब वो खर्चा खत्म हो गया, डेड लॉस हो गया तुम्हारा जी। ठीक है, हाँ अगर वो 10AA का डिडक्शन मिलता तो वो ऐड होता जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ यार। ये क्वेश्चन में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे करने की, मैं नहीं ट्राई करूंगा, तुम ट्राई करोगे। आगे देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर अशोक है। मिस्टर कौन है? मिस्टर अशोक है। लिखते रहना ध्यान से। मिस्टर अशोक है, एज 61 साल की है, एज 61 साल की है, तो 60 साल या उससे ज्यादा है। इट मीन अगर इसने नॉर्मल स्कीम ली हुई तो एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी 3 लाख की, और अगर डिफॉल्ट स्कीम ली हुई फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अशोक है, एज 61 साल की है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एंगेज इन द होलसेल बिजनेस ऑफ ए स्टेशनरी प्रोडक्ट, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। अब अगर ही इज ऑल्सो ए पार्टनर इन UVWN कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म। लो जी, अब उसने 2 बातें बोली हैं। एक तो वो कह रहा है इंडिविजुअल है, एक तो वो कह रहा है इंडिविजुअल है, और दूसरा वो कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर भी है। मतलब एक तो वो इंडिविजुअल है और दूसरा पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर भी है। ठीक है, हमें करना क्या जी? हमें करना है उसकी, हमें क्या निकालनी है? टोटल इनकम निकालनी है, हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। और कैसे निकालनी है? एज्यूमिंग ही ओप्ट आउट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BSc, मतलब उसने 115 BSc से ओप्ट आउट कर दिया। अब अगर 115 BSc से ओप्ट आउट कर दिया तो मतलब क्या निकल के आ रहा है? वो नॉर्मल स्कीम वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल स्कीम वाला क्वेश्चन है। तो जो हमें क्वेश्चन करना है वो नॉर्मल स्कीम से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम से हमें नहीं करना है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कंफर्म कह रहा हूं इस क्वेश्चन में तुम गलती करोगे जी। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अब अगर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव फ्रॉम UVWN कंपनी एट 14% इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड 1,40,000, मतलब तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से 1,40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से 1,40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और वो 1,40,000 रुपए 14% है। कितने परसेंट है? 14% है। ठीक है, फिर तुम्हें शेयर मिला प्रॉफिट का फर्म से 44,000 रुपए का,
फिर तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली एज वर्किंग पार्टनर, फुली अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, ये फर्म के हाथ में फुली अलाउड हो चुकी है। कितनी? 1 लाख रुपए की। पहले मैं इन तीनों की ना तुम्हें एडजस्टमेंट बता दूं, ये अपनी हरकत एक बार बंद कर दो, क्वेश्चन नहीं देखना, बस लग जाना है, रट्टा मार रखा है। 12% अलाउड, 12% अलाउड, 12% अलाउड। अरे नाना को क्वेश्चन तो सुन लो, ये क्वेश्चन ये बताने का नहीं है कि फर्म के हाथ में डिडक्शन कितनी मिलेगी, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है और तुम बता रहे हो 12% अलाउड। अरे नालायको, वो फर्म के हाथ में अलाउड होती है, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, ये पैसा इंडिविजुअल को मिल रहा है। तो सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं ना 2 मिनट शांत हो जाओ, आप 2 मिनट शांत हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने यहां पे चैट की ना, मैं उससे कट्टी हो जाऊंगा। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये देखो अभी बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इधर सुनो ध्यान से, पहले समझ लो, जल्दबाजी मत करो, समझ लो। इधर देखो ध्यान से, ये फर्म है UVW एंड कंपनी, उसका ये पार्टनर है, उसका ये कौन है? पार्टनर है। पार्टनर का नाम बताओ क्या है? अशोक। पार्टनर का नाम है अशोक, ठीक है। फर्म इसको इंटरेस्ट दे रही है, कितने परसेंट? 14%। कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है, सिर्फ सुनना है आपने, सुनना सिर्फ। इसने इसको सैलरी दी है, कितनी दी है? 1 लाख रुपए। और उसने बोला ये मान लो कि ये वर्किंग पार्टनर है। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। पहले फर्म की बात करते हैं। फर्म के हाथ में, अगर फर्म ने इंटरेस्ट दिया 14%, तो फर्म के हाथ में 12% इंटरेस्ट अलाउड है, 2% इंटरेस्ट डिसअलाउड है। 12% अलाउड है और इसके हाथ में 2% डिसअलाउड है, फर्म के हाथ में, ठीक है। ये सैलरी उसने वर्किंग पार्टनर को दी और क्वेश्चन ने बोल दिया ये सारी की सारी सैलरी फर्म को अलाउड हो चुकी है, ये फर्म के हाथ में अलाउड है। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर देना, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 12% फर्म के हाथ में अलाउड है और ये सैलरी 1 लाख रुपए फर्म के हाथ में अलाउड है, इट मींस इस पैसे पर फर्म टैक्स पे नहीं करेगी, इस पैसे पर फर्म टैक्स पे नहीं करेगी। अलाउड का मतलब क्या है? फर्म अपने P&L में डेबिट कर सकती है, फर्म अपने P&L में डेबिट करेगी, उसके प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे, इट मींस वो इतने हिस्से पर फर्म टैक्स पे नहीं करेगी, इतने हिस्से पर फर्म टैक्स पे नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसा फर्म के हाथ में अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या है कि उसने P&L में डेबिट कर दिया, डेबिट करने से उसके प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट कम होने से वो अब इस हिस्से पर टैक्स पे नहीं करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो 2% हिस्सा फर्म के हाथ में डिसअलाउड हुआ, जो 2% हिस्सा फर्म के हाथ में डिसअलाउड हुआ, कैन आई से कि ये 2% जब फर्म के हाथ में डिसअलाउड हुआ, मतलब ये 2% P&L में डेबिट नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा, उससे फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, उससे फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो फर्म इस 2% पे टैक्स पे करेगी। क्या फर्म इस 2% पे टैक्स पे करेगी? हां या ना? अब याद कर लो रेगुलर बैच। मैं ऐसे नहीं कहता कि सर रेगुलर बैच की वाइब अलग होती है, रिवीजन क्लास में भी इतनी चीजें तुम्हें पता है। कई बच्चों को रिवीजन बहुत बड़ी लगती है, वो पता है कि रिवीजन क्यों बड़ी लगती है? लास्ट टाइम आने वाला है, अब तुम्हारा दिमाग खुल गया, पहले दिमाग पल्ले था नहीं। 3-3 महीने जब रेगुलर बैच चलता है उसमें चिल्ला रहा होता हूं पढ़ लो बेटे, पढ़ लो बेटे, पढ़ लो। जो बच्चे रेगुलर बैच के सही ढंग से पढ़े होते हैं ना, उनको ये बातें याद रहती हैं। याद करो आपको मैंने रेगुलर बैच में क्या कहा था कि जितना हिस्सा फर्म के हाथ में अलाउड होता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, और जितना हिस्सा फर्म के हाथ में डिसअलाउड होता है उतना पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। जितना हिस्सा फर्म के हाथ में अलाउड होता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है, जितना फर्म के हाथ में डिसअलाउड होता है उतना पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। क्यों? जब ये फर्म के हाथ में अलाउड है तो फर्म ने टैक्स पे नहीं किया, बट पार्टनर इस पे टैक्स पे करेगा, ये पार्टनर की इनकम बन जाएगा।
ये पार्टनर की इनकम बन जाएगा। और जो फर्म के हाथ में डिसअलाउड हो चुका है तो फर्म उस पर टैक्स पे कर चुकी है। जब फर्म उस पर टैक्स पे कर चुकी है तो दोबारा पार्टनर उस पर टैक्स क्यों पे करेगा? दोबारा पार्टनर उस पर क्यों टैक्स पे करेगा? एक ही तो बार टैक्स जाएगा ना, या तो फर्म पे करेगी या पार्टनर पे करेगा। सिंगल टैक्सेशन होगा, डबल टैक्सेशन क्यों होगा भाई? जब फर्म के हाथ में अलाउड हो गया तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो गया, जब फर्म के हाथ में डिसअलाउड हो गया तो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट हो गया। सिंपल रूल है। अब सारे बच्चों को सोच के बताना, अब ये 14% का इंटरेस्ट है तो 12% इंटरेस्ट फर्म को अलाउड हो चुका होगा। अगर 12% फर्म को अलाउड हो चुका होगा तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है। और हमें इनकम मेरे बच्चे पार्टनर की निकालनी है, फर्म की नहीं निकालनी। मिस्टर अशोक की इनकम निकालनी है। अशोक पार्टनर है तो मतलब पार्टनर की इनकम में 1,20,000 रुपए ऐड होंगे, 20,000 रुपए ऐड नहीं होंगे, क्योंकि 20,000 रुपए फर्म के हाथ में डिसअलाउड हो चुका होगा तो उस पर पार्टनर टैक्स पे नहीं करेगा। पार्टनर 1,20 पे टैक्स पे करेगा क्योंकि 1,20 फर्म के हाथ में अलाउड हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। ये तुम सब जानते हो, प्रॉफिट जो होते हैं पार्टनर के हाथ में सेक्शन 10(2)A में एग्जम्प्ट होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पे फर्म टैक्स पे करती है। और जब प्रॉफिट पे फर्म टैक्स पे कर चुकी है तो वो प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। तो 40,000 रुपए तो हटा ही दो, सॉरी 44,000, ये पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है, इस पे फर्म टैक्स पे कर चुकी है। फिर 1,00,000 रुपए की बात करते हैं। अब 1,00,000 रुपए उसके हाथ में अलाउड हो गए हैं, तो उसके हाथ में अलाउड है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है। तो 1,00,000 रुपए की ये इनकम आ गई जी, 1,00,000 रुपए की ये इनकम निकल के आ गई। तो मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, बताओ क्या क्या इनकम आई है जी। तो अब यहां पे अगर बात करता हूं तो 1,20,000 रुपए की ये इनकम आएगी पार्टनर के हाथ में। उसके बाद ये तो 44,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10(2)A के अंदर। और 1,00,000 रुपए की सैलरी इसके हाथ में टैक्सेबल होगी क्योंकि वो फर्म के हाथ में अलाउड हो चुकी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी। एफडी का इंटरेस्ट है। अब एफडी का इंटरेस्ट है नेट ऑफ टीडीएस है, तो अदर सोर्स में जाएगा, अदर सोर्स की इनकम में जाएगा। और एफडी के इंटरेस्ट पे 80 टीटीबी की डिडक्शन मिलती है, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है ना, एफडी के इंटरेस्ट में 80 टीटीबी की डिडक्शन मिलती है। जो बच्चे कहते हैं ना 80 टीटीबी सेविंग पे नहीं है, एफडी पर है। और चेक करो वो सीनियर सिटीजन है, तो 80 टीटीबी की बात हो सकती है और नॉर्मल स्कीम से क्वेश्चन करना है। तो यहां पे पहले इसको अदर सोर्स में ग्रोस दिखाओगे, मतलब इसमें ये भी नेट है ना, तो इसको ग्रोस करके दिखा दोगे, ग्रोस करके दिखाओगे। और फिर 80 टीटीबी में 50,000 तक की डिडक्शन हमें मिल सकती है। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है जी। अब अगर सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, कितना सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है? 13,300। तो ये सीनियर सिटीजन है, तो चाहे सेविंग हो चाहे एफडी हो, दोनों में 80 टीटीबी मिलेगा। ठीक है ना, और अगर 80 टीटीबी मिल रहा है तो ये 80 टीटीए में क्लेम नहीं कर सकता जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आऊं। अब ये इनकम टैक्स का रिफंड है, रिफंड मिला 34,500। 1,400 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1,400 रुपए का इंटरेस्ट तो अदर सोर्स की इनकम है और रिफंड तो कहीं नहीं जाता, तो 1,400 रुपए जो है वो अदर सोर्स की इनकम में दिखाना पड़ेगा जी। कैलकुलेशन बता दीजिए, कौन सी कैलकुलेशन जी? कैलकुलेशन तो कोई है ही नहीं। 1,40,000 रुपए अगर 14% है तो 12% कितना आएगा? 1,20,000। इसमें क्या कैलकुलेशन है? इंटरेस्ट रेट 10% है नालायकों, इंटरेस्ट रेट 10% है। ठीक है, आगे देखो। अब नेट प्रॉफिट दे रखे हैं तुम्हें फ्रॉम होलसेल बिजनेस। अब तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखे हैं होलसेल बिजनेस से। अब सुनो, अमाउंट डेबिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग। अब अमाउंट डेबिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग, अब उसमें क्या क्या है? डेप्रिसिएशन दे रखा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेप्रिसिएशन दे रखा है 34,000 रुपए ऐड कर दो। मोटर कार एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 40,000 रुपए के। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप, अब शॉप के म्युनिसिपल टैक्स हैं तो वो तो अलाउड हो सकते हैं, बट उसने बोला फॉर 2.5 ईयर। पेमेंट ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है पेमेंट जो है, अब यहां पे वो कह रहा है पेमेंट जो है, पेमेंट फॉर द 1.5 ईयर मेड ऑन 12 जुलाई और अदर हाफ की 31 दिसंबर को। अब याद करो, हेलो भाई साहब, वो 31 जुलाई तक जितने टैक्सेस पे कर दिए उतने की तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। 31 जुलाई के बाद जो टैक्स पे किए उसकी मुझे अगले साल मिलेगी, तो 7,000 रुपए है। उसने बोला हाफ पे कर दिए 12 जुलाई को रिटर्न की ड्यू डेट से पहले, और हाफ पे किए
31 दिसंबर को, तो 7 में से 3500 रुपए की मेरे को डिडक्शन मिलेगी और 3500 रुपए की मेरे को नहीं मिलेगी। 3500 रुपए एड बैक हो जाएंगे जी, 3500 रुपए एड बैक हो जाएंगे। सर आप बहुत दुखी साउंड कर रहे हो। नालायक, इधर देखो ध्यान से, यही देखते रहो कौन क्या साउंड कर रहा है। इधर क्वेश्चन कर ले मेरे बच्चे, क्वेश्चन ही काम आएंगे, साउंड वाउंड काम नहीं आएगी वहां पे। आगे देखो, सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ सिंगल कैश। अब कैश पेमेंट किया 22,000 रुपए, बताओ। अब सैलरी की है 22,000 रुपए कैश। अब अगर कैश पेमेंट की है 22,000 रुपए की, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है फिर एड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 से ऊपर तो कैश अलाउड ही नहीं होता। अब वो कह रहे हैं WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/21 यूज इन द अबव होलसेल बिजनेस। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रिंटर, तुम सब जानते हो कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रिंटर पे हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन। 40% का रेट है, इस पे भी 40% का रेट है, ठीक है। आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं मोटर कार एक्वायर की है 31 दिसंबर 24 को। भाई साहब 31 दिसंबर 24 को मोटर कार एक्वायर की है, यूज लेस देन 180 डेज है, और 20% आपने यूज की पर्सनल पर्पस के लिए। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, याद करो पीजीपी का चैप्टर। अब जो बच्चे पीजीपी का चैप्टर याद करके बैठे हैं, मैं याद करवा दूं उनको, सेक्शन 38(2) में क्या था, पार्शली बिजनेस पार्शली पर्सनल। अब इसमें क्या करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा पूरा 15%, और 15% निकालने के बाद डेप्रिसिएशन का 20% हिस्सा बाहर निकाल दूंगा और बैलेंस मेरे को मिलेगा जी। मतलब वैल्यू को अलग मत करना। याद है आपको मैंने 38(2) करवाया था, उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि पहले आप निकाल लो डेप्रिसिएशन पूरा, और पूरा निकालने के बाद 20% वाला हटा दो, और 80% हिस्सा जो है मुझे अलाउड होगा, क्योंकि जो पर्सनल पर्पस के लिए है उतने हिस्से का डेप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। और ऐसे ही अब जो तुम्हारे मोटर कार वाले खर्चे हैं, अब मोटर कार वाले खर्चे 40,000 हैं। अब ये 40,000 में से 20% जो हैं कितने हैं, 8,000 रुपए, तो इसको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे खर्चे तो अलाउड नहीं होंगे ना। उसने बोल तो दिया मोटर कार 20% पर्सनल है, तो ये जो खर्चे हैं 40,000 रुपए, इसका 20% जो है 8,000 रुपए एड बैक करोगे, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ मिलेगा, क्योंकि यूज लेस देन 180 डेज है। सो आप, सॉरी मैंने 15% बोल दिया गलती से, माई मिस्टेक। आप इसका 7.5% निकालोगे, इसका 7.5% निकालोगे, फिर 7.5% निकालने के बाद 20% को हटा दोगे और बैलेंस तुम क्लेम कर लोगे। माई मिस्टेक, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। 7.5% आएगा, मैंने 15% बोल दिया। यूज लेस देन 180 तो हाफ मिलेगा, हाफ मिलेगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहे हैं ही ओन ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वॉज सोल्ड इन जनवरी 21। ही वॉज रिसीव एरियर्स ऑफ रेंट। बताओ जी, अब सारे बच्चे बोल दो एरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है 135। अब अगर याद आ रहा हो 135 मिल रहे हैं एरियर्स ऑफ रेंट, याद है एरियर्स ऑफ रेंट मिल रहे हैं, 30% की डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर बैलेंस जो होंगे उतने एरियर्स आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। याद है एरियर्स ऑफ रेंट वाला, 30% माइनस करके बैलेंस जो एरियर्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे, तो 135 में से वो 30% माइनस करके बैलेंस आपका टैक्सेबल है। फिर आगे LIC है इंडिपेंडेंट सन के लिए 80C मिलेगा, PPF है वाइफ के लिए 80C मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है सेल्फ के लिए अकाउंट पे चेक से 80D मिलेगा, बट 25,000 तक मिलेगा। और ये कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड है 80G मिलेगा 100% का। और ऊपर जो हमारा 80TTB है, तो 80TTB भी 50,000 तक का मिल जाएगा जी। अरुण सेक्शन क्या, अरुण सारे देख देख के बोलता, अरुण सेक्शन सारे देख देख के बोलता, क्यों अरुण? अब ट्राई करोगे खुद, हैं ट्राई करोगे क्या खुद? अब मैंने एक बार तुम्हें बता तो दिया कि सोल्व कैसे होना है, एक बार तुम कोशिश करोगे टोटल इनकम निकालने की इसकी। वैसे तुम करोगे तो गलत ही, बट वैसे मेरे मन में आ रहा है अगर तुम निकाल दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, हैं कोशिश करोगे? चलो तो पहले ऐसा करो, क्वेश्चन का ना इतना हिस्सा कर लो, सिर्फ इतना हिस्सा, पहले क्वेश्चन का इतना हिस्सा कर लो, ये लो, सिर्फ इतना हिस्सा कर लो पहले।
ठीक है जी। पहले क्वेश्चन का इतना हिस्सा कर लो। जब आप बोलोगे ऊपर करने को, मैं ऊपर, एज 61 है जी, एज 61 है। जितना भी समझ में आ रहा है उतना करो, जो थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जितना भी आ रहा है जी। पीजीपी के अंदर आएगा पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला इंटरेस्ट और सैलरी, हमेशा पीजीपी के अंदर आती है, सैलरी हेड में नहीं आती जी। ऐड क्यों करेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। कर दूं ऊपर, हनी ऊपर कर दूं। गलत आ रहा है, गलत, गलत आ रहा है, जिनका भी आंसर सामने मेरे को दिख रहा है गलत है जी। मैं ऊपर कर दूं। सिक्स, इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है, इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है जी। मैं ऊपर कर रहा हूं अब इसको। ये लो गुनगुन बेटे, पेपर तूने करना, मैंने नहीं करना, ठीक है ना। ये आप ही करवा दो वाला सिस्टम खत्म करो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन सेशन मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, अभी तो मैंने सारा करवाया, थोड़े हाथ तो चलाओ ना। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, आप ही करवा दो सर, आप ही लिखवा दो। जब फिर पेपर में लिखने बैठोगे तो क्या लिखोगे वहां पे, कह दोगे रे गाबा सर ने सारा खुद करवाया था, हम तो लिख नहीं पा रहे हैं। ये तो आपको खुद होना चाहिए कि सर हम खुद करेंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नालायक। अभी मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करवाया है, एक एक पॉइंट अभी, फिर बच्चा कह रहा है आप ही करवा दो। एट्टी डी में डिडक्शन जो है, एज कितनी है, 61, हाँ तो पूरा 35 मिल जाएगा फिर तो, पूरे 35 की डिडक्शन मिल जाएगी अगर हाँ एज 61 है तो। 50,000 की तो लिमिट है ना, बट 80 आपका जो है 35 मिल जाएगी जी। 50,000 क्यों मिलेगा जब डी आई 35 है। एफडी का इंटरेस्ट ग्रोस करोगे जी, एफडी का इंटरेस्ट ग्रोस करोगे 55,000 रुपये ग्रोस आएगा, 55,000 रुपये ग्रोस आएगा। हाँ जी, हाँ जी, 35,000 मिलेगा जी। टोटल इनकम जो आ रही है मैं बता देता हूँ जी, टोटल इनकम आ रही है 6,49,900 आ रही है जी, ये टोटल इनकम है। अब इस आंसर से मैच कर लो, 6,49,900 आ रही है भाई टोटल इनकम यार। छोड़ो, इधर देखो ध्यान से, मैं ही करवाता हूँ, इधर देख लो सारे बच्चे भी यहाँ पे। बेटे प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, कसम से बिल्कुल ही आलसी मत बनो यार।
मेरे को पता है रिजल्ट 15% आता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हूँ आपको लेके, आप इतने नहीं हो अपने लिए, आप सीरियस नहीं हो, और बट मैं ज़्यादा सोच लेता हूँ। तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है। पहले मैं हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम लिख रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम में एरियर्स कितने मिले हैं? 1,35,000 रुपए के मिले हैं ना एरियर्स, कहाँ पे हैं? 1,35,000 रुपए के एरियर्स मिले ये एरियर्स। तो 1,35,000 में से 30% माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना आएगा? 94,500 रुपए। ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। 94,500 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, ठीक है। उसके बाद अब निकाल रहा हूं पीजीपी की इनकम। तो पीजीपी की इनकम में तुम्हारे नेट प्रॉफिट कितने हैं? 6,60,000। अब 6,60,000 में पहले तो ये 34,000 पे ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, ये वाला। फिर मोटर कार एक्सपेंडिचर कितने? 40,000 के हैं, उसका 20% पर्सनल है तो 8,000 रुपए जोड़ दो। फिर ये म्युनिसिपल टैक्स में आधा 3,500 रुपए जोड़ दो, क्योंकि आधा जो है वो अगले साल का है, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे सैलरी 22,000 रुपए की, ये जोड़ दो जी। फिर इसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, कितना आएगा? इसका तुम निकाल दो 40%, इसका भी तुम निकाल दोगे 40%, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका तुम यहाँ पे 6,80,000 है, तो 6,80,000 रुपए का 7.5%, तो 6,80,000 रुपए का 7.5% अगर मैं निकालूंगा 51,000, 51,000 में से 20% बाहर निकाल दूंगा तो 40,800 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तो 40,800 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 40,800 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2,40,000 रुपए का 40% आ गया, 96,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन हो गया जी। उसके बाद 1.5 लाख रुपए का 40% आ गया, 60,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो 60,000, 96,000, 40,800, तो 40,800 प्लस में 96,000 प्लस में 60,000, तो 1,96,800 रुपए का डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें से माइनस करना है। 1,96,800 रुपए का इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन। फिर ये पार्टनर के हाथ में 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ये भी आपकी पीजीपी की इनकम है। सैलरी 1 लाख रुपए की जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। तो अब तुम्हारी पीजीपी की इनकम निकल के आएगी। अब चेक करो तुम्हारी पीजीपी की इनकम कितनी आ रही है जी। तो 6,60,000 प्लस में 34,000 प्लस में 8,000 प्लस में 3,500, 22,000 माइनस 1,96,800 और प्लस में 1,20,000 और प्लस में 1 लाख, तो 7,50,700 रुपए, 7,50,700 रुपए ये आपकी पीजीपी की इनकम निकल के आ रही है। फिर अदर सोर्स की इनकम निकाल लो। अदर सोर्स में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट तुम्हारा 49,500 रुपए है, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100, तो 55,000 रुपए का तो इंटरेस्ट हो गया वो वाला। 13,300 रुपए सेविंग का इंटरेस्ट हो गया और 1,400 रुपए रिफंड का इंटरेस्ट हो गया, तो 69,700 जो है वो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम आ गई। अब ये तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम आ गई है, ये तुम्हारी पीजीपी की इनकम आ गई है, और ऊपर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ये वाली। अब इनको टोटल कर लो, 94,500 प्लस में 7,50,700 प्लस में 69,700, तो 9,14,900 रुपए ये तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम है। अब डिडक्शन की बात करो। डिडक्शन में एक तो ये हो गया 60,000, प्लस में 70,000 रुपये हो गया, प्लस में 35,000 रुपये ये हो गया, प्लस में 50,000 रुपये ये हो गया, और प्लस में 50,000 रुपये का 80 TTB हो गया, तो 2,65,000 रुपये की डिडक्शन है। तो इसमें से माइनस कर दो 9,914,900, तो 6,49,900 रुपये ये मेरी टोटल इनकम आ रही है। ये मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है। तो मोटर कार एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे। अरे मोटर कार को परचेज करने का एक्सपेंडिचर नहीं है वो, मोटर कार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, परचेज करने वाले एक्सपेंडिचर डिसलाउड होते हैं। अब इस पे तुम निकाल दो, टैक्स निकाल दो जी। अब इस पे टैक्स कितना आएगा? 10 लाख से ऊपर कितने हैं? तो 6 लाख, सॉरी 6,49,900 है ना, तो इसमें 10 लाख से ऊपर कहाँ है? 5 लाख से ऊपर कितने हैं? तो 6,49,900, 5 लाख से ऊपर जितने भी है उसका 20% प्लस में 10,000, क्योंकि 3 लाख की लिमिट मिलेगी।
तो इस पे टैक्स आएगा 39,980 प्लस में 4% सेस करूंगा तो 41,580 रुपए का टैक्स आ रहा है जी। 41,580 रुपए का टैक्स आ रहा है जी। 55,000 कौन सा जी? 55,000 रुपए कहां पे है? अबे 49,500 है, नेट ऑफ टीडीएस है, तो डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 100 तो 55,000 पे आएगा ना ग्रोस। तो ग्रोस 55,000 पे आएगा जी। ये आ रहा है जी। अब भैया अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है यार, नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। देखो प्रैक्टिस से कुछ हो सकता है, डरने से कुछ नहीं होगा। हथियार छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लड़ते रहोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। और ये इस टाइम लड़ने का ही टाइम है क्वेश्चन के साथ, तुम हथियार छोड़ नहीं सकते। बस जो लोग सरेंडर कर देंगे ना कि हम बाद में कर लेंगे, अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं, अगर ये सोच लेके चल रहे हो तो लग जाएगा अटेम्प्ट तुम्हारा। और मैं नहीं चाहता कसम से भगवान की कि तुम्हारा अटेम्प्ट लगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, बट खुशी की बात यह है कि समय अभी भी है। संभल जाओ, मान लो बातें, बाकी टाइम तो फिर तुम्हें सिखाई देगा, ठीक है ना। चलो अब सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये निकल कर कि कल हम अब टोटल इनकम वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। कल सुनो ध्यान से, अब तुम कल ना घर से वो चैप्टर पढ़ के आ जाना। कल घर से वो चैप्टर पढ़ के आ जाना जी। कल घर से वो चैप्टर पढ़ के आ जाना, ध्यान, ठीक है ना। टीडीएस कहा, टीडीएस की लाइबिलिटीज में से माइनस करोगे जी। टीडीएस की लाइबिलिटीज में से माइनस कर दोगे, कितने की टीडीएस की लाइबिलिटी है? तो टीडीएस की लाइबिलिटी यहां से माइनस कर दोगे, कितनी आएगी? तो 55,000 माइनस में 49,500, तो 5,500 रुपए की टीडीएस की लाइबिलिटीज में से माइनस करोगे जी। 5,500 रुपए टीडीएस की लाइबिलिटी माइनस कर दोगे, 41,580 में से 5,500 रुपए हो गया तो 36,080 रुपए का नेट टैक्स आएगा जी। डन। अरे सुनो ध्यान से, अब सुनो। नहीं नहीं, 80D में 35,000 मिलेगा ना, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन में लिमिट 50 की होती है, इसमें पूरा 35 मिलेगा। एएमटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें एएमटी निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जी। अब सुनो, कल चैप्टर कौन सा होगा? कल घर से पढ़ के आना फिर वो चैप्टर। एक तो तुम घर से पढ़ के आओगे डिडक्शन वाला चैप्टर, डिडक्शन वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना, और सेट ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना, और एक रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना। ये 3 चैप्टर अपने घर से पढ़ के आने हैं। तो ये 3 चैप्टर आपने घर से पढ़ के आने हैं, डिडक्शन, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम। फिर बाकी जो भी बच्चे को चैप्टर होंगे, टीडीएस वाला, एडवांस टैक्स वाला, उसको हम परसों करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अपने घर से पढ़ के आने, इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। सारे बच्चे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मेहनत जरूर करें। यही टाइम है, मैं सही बता रहा हूं, तुम्हें याद आएगा। और यही टाइम मुझे याद आता है जब मैंने मेहनत की थी, मैं 20 साल के अंदर सीए बना था। बिलीव मी, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता है। कसम से मैं कह रहा हूं, मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो, हार मत मानो बस। क्योंकि अगर तुमने हार मान ली ना सर, फिर सही बता रहा हूं, फिर कोई और जीत जाएगा। तो हारना नहीं है, लड़ो क्वेश्चन से, जितना हो पा रहा है उतना करो, बट ट्राई करते रहो, क्योंकि ट्राई करने से होगा। ट्राई करना ही छोड़ दोगे ना तो फिर काम खत्म हो जाएगा। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही कह रहा हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कहते हैं, छोटी चींटी जब चढ़ती है 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है, बट कोशिश उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो कोशिश करते चलो, तुम पास हो जाओगे बस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।